हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आ जाइए सभी लोग और शुरू किया जाए आज की क्लास। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी, है कि नहीं? अगर नहीं चल रही है तो दोस्तों अभी से समय है, अभी भी तो लगे रहिए, है ना। 2 महीना अभी भी आपके पास टाइम है, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ जुड़ करके या तो आप कहीं भी जैसे तैयारी करना है, लेकिन तैयारी करिए, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन और आपके सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल। बहुत सारे सवाल यहाँ पर अभी आप लोग को डिस्कशन हम लोग करेंगे और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 37। इसके पहले 36 टेस्ट हम लोग कर लिए हैं। आज देखिए 37वां टेस्ट है। कल आप लोग का हम करेंगे हिंदी, है ना। कल दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आप सभी का हिंदी का इधर 4-5 दिन से नहीं हुआ है तो एक टेस्ट हिंदी का भी बीच बीच में होते रहना चाहिए, जिससे आपका हिंदी भी, है ना, रिवीजन होते रहेगा और पता चल सकेगा कि हिंदी में तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है, बस पास करना है आपको, है ना। और 75 नंबर हिंदी रहेगा, 25 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि कितना क्या रहेगा, है ना। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग के कमेंट से समझ में आता है कि आप लोग की तैयारी किन्हीं लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन किन्हीं लोगों का बहुत अभी कम है। उनको ये भी नहीं पता है कि हिंदी से कितना सवाल रहेगा, हिंदी में पास मार्क्स करना है या क्या है, उसका भी नंबर जुटेगा। आपको बता दें कि हिंदी जो है और इंग्लिश जो है पेपर 1 में रहेगा आपका, उसमें सिर्फ आपको पास करना है, उसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको नहीं है। 75 नंबर का हिंदी रहेगा और 25 का आपका इंग्लिश रहेगा। दोनों आपको बना देना है, 100 के 100 बनाना है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। बस आपको उसमें 30% नंबर लाना है, दोनों मिला करके, अलग अलग नहीं, दोनों मिला करके 30% लाना है आपको, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ जुड़ करके दोस्तों हमारे यहाँ सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। डेली आपकी 3 बजे से क्लास चलती है और रात में 9 बजे से क्लास चलती है, ठीक है। 9 बजे से आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है ना। 9 बजे से एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें 6 to 10 तक आपका पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे चीज आपका, ठीक है। तो आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित कम से कम दोस्तों 100 से 200 सवाल और आपको बता देंगे, है ना, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे यहाँ जुड़ करके सारे मटेरियल ले सकते हैं और इसमें मटेरियल लेने के लिए आपको 499 का चार्ज देना पड़ेगा और पूरा क्लास भी आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास भी डेली मिलेगा आपका। 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप है और यही नंबर हमारा गूगल पे, फोन पे है 7857824310 दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको दोस्तों 499, तभी आपको मिल पाएगा सारा मटेरियल वगैरह, है ना। और ये फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, सारा चीज यही है। इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करके क्या करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, और ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। वहां मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। 300-400 लोग वहां पर जुड़ गए हैं, आराम से तैयारी कर रहे हैं। आप भी वहां पर जुड़ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होने वाली है। पीछे जितनी क्लासेज हुई है सब आपको मिल जाएगा, आगे जो क्लासेज होते रहेगी वो आपको मिलते रहेगा, ग्रुप में ही आपको मिलेगा। अभी पर्सनली आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। ये देखिए नंबर आपको दिया गया है। आज का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है कि किस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा था ना। कुछ चीजें जो होती है वो आपको पहले से ही कर लेना है, जैसे कि जहां अगर नहीं पूछे तो इसको आपको अंडरलाइन कर देना है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नहीं पूछता है और आप नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और सही वाले को टिक करके चले जाते हैं। आपको लगता है हम तो सही बना दिए हैं, इसीलिए नहीं को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है ताकि आपका दिमाग में थोड़ा सा रहे। और एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है तो आराम से आप कॉपी मतलब कि कलम से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए तो वो कौन सी पौधे हैं दोस्तों जिसके जड़ में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बगीचे वाली मटर, गार्डन पीस में तो पाया जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है दोस्तों, और मीठी मटर में भी पाया जाता है। तुलसी हो जाएगा आपका, है ना। तुलसी का जो जड़ होता है इसमें आपका नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो गैस है ना, ये एक रंगहीन गैस होता है, गंधहीन गैस होता है और स्वादहीन गैस होता है। ठीक है, तो यही पूछा जाता है नाइट्रोजन कैसा गैस है, तो एक रंगहीन गैस है। ठीक है, और वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन कितना परसेंट है, सभी लोग बताइएगा? 78%। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने दोस्तों? 78% है हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीज पत्र किसको कहा जाता है बताइएगा? बीज पत्र है ना, यानी कि सीड लिव्स। जी हाँ, बीज पत्ती कहिए या फिर पत्र कहिए, पत्र कहिए, बीज पत्ती है ना, तो बीज पत्ती मतलब बीज पत्र को कहा जाता है दोस्तों। आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बीज पत्र जो है वो बीज पत्ती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो दूसरा का आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की छति को क्या कहा जाता है? देखिए, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की छति को, इसी को तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन इसी को तो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन किस पर निर्भर करता है? तो सूर्य की प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है ना, कि वाष्पोत्सर्जन का दर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर। पर 4 नंबर सवाल है दोस्तों कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती है ना। आप अनाज से भूसी कभी निकाले हैं, है ना? जैसे कि आपका चावल है ना, तो चावल में अंदर जो भूसी रहता है उसको कैसे निकालते हैं आप? तो फटक करके निकालते हैं, यानी कि निष्पादन विधि से निकालते हैं कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, निष्पादन विधि। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा निष्पादन से आप उसको निकालते हैं। अगर निष्पादन दे दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फटकना वही दे दिया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि फटक फटक के उसको हम बाहर कर देते हैं, है ना। पटक पटक के नहीं, फटक फटक के। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। कह रहा है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, क्या कहा जाता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जीवों में संबंध दोस्तों, जबकि एक जीव में साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे के क्या होता है, तो दूसरे को हानि होती है, इसे कहा जाता है परजीविता। इसे क्या कहते हैं? परजीविता इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा परजीविता, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर परजीविता नहीं, परजीविता तो ऑप्शन नंबर डी में है ना दोस्तों, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। परजीवित कहिए या परजीविता कहिए, है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 6 नंबर। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कौन सी हैं? विशेष क्षेत्रीय, है ना, विशेष क्षेत्रीय से ही पता चल रहा है कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, है ना, यानी कि वो जो प्रजाति है पेड़ पौधे की वो उसी क्षेत्र में पाई जाएगी, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाएगी, उसे ही कहेंगे विशेष क्षेत्रीय पाए जाने वाली प्रजातियां, है ना। और प्रजाति में देखिए कुछ भी आ सकता है, जैसे एशियाई शेर, अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, है ना। एग्जाम्पल जैसे हम आपको दे देते हैं एशियाई शेर, तो भारत में एशियाई शेर पाई जाती है दोस्तों, है ना। एशियाई शेर कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा कि एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान जो है वो आपका गिर वन है। और गिर वन है कहाँ? तो गिर वन है दोस्तों आपके गुजरात में, है ना। गिर वन जो है एकमात्र निवास स्थान है आपका एशियाई शेर का, वो है आपका गिर वन, जिसको शेर बब्बर भी कहा जाता है। एकमात्र गिर वन में ही ये पाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? विशेष क्षेत्र हो गया ना, यानी कि ये जो प्रजाति है ये यहीं पाई जाएगी, दूसरी जगह नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर आपका डी नंबर हो गया। अब जैसे कुछ कुछ और होता है आपका, जैसे कि शेर पूछ वाला एक मकाक होता है, एक वो भी जानवर होता है जो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, वो भी लगभग अब लुप्त प्रजाति में आपका आ गया। संघाई हिरन वगैरह, कश्मीरी हिरन, ये सभी जो है ना दोस्तों, ये सभी क्या है? तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है ना। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम है? अब देखिए, वन को अगर आप काट दीजिएगा, है ना, जंगल को अगर आप सफाया कर दीजिएगा, वनोन्मूलन कर दीजिएगा, तो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा? तो परिणाम उसका क्या आएगा ये बताना है आपको। इसका आंसर देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन आपको ABCD आपको यहाँ पर दिया गया है, 4 ऊपर कथन दिया गया है, कौन सा इसमें आपका सही होने वाला है बताइए।
7 का आंसर क्या होगा? तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? वायुमंडल में CO की स्तर में वृद्धि होगी, भौम जल स्तर में वृद्धि होगी। अब देखिए, भौम जल स्तर में वृद्धि होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वनोन्मूलन अगर करते हैं तो भौम जल स्तर में कैसे वृद्धि होगा? भौम जल स्तर मतलब समझते हैं? भौम मतलब होता है भूमि, है ना? तो भूमि के जल स्तर में कैसे वृद्धि हो जाएगा, है ना? भूमि के जल स्तर में वृद्धि कैसे हो जाएगा? कमी ना होगा। अगर आप पेड़ पौधे को काट दीजिएगा तो पानी तो कम पड़ेगा, बारिश कम होगी, वर्षा कम होगी, तो वर्षा कम होगी तो भौम जल स्तर में वृद्धि कैसे होगा? कमी ना होगा। तो 3 नंबर क्या है? गलत है। 4 नंबर है, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावना क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, है ना? बाढ़ भी इससे हो सकता है, सुखाड़ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होगी तो आप वन को काट दिए हैं तो जो पानी की धारा है वो काफी तीव्र होगी, ठीक है? तो इससे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 और 4 आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? देखिए, वसा उत्तक जो है ये मानव शरीर में पाया जाने वाला कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये संयोजी उत्तक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर के निम्न में से कौन सा युग्म ऊर्जा के इकाई को दर्शाता है? तो कौन सा युग्म जो है दोस्तों वो ऊर्जा के इकाई को दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है इधर। तो 9 का आंसर क्या होने वाला है? वेबर और एम्पियर, जूल और पास्कल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और प्रकाश वर्ष, कैलोरी और जूल। तो ऊर्जा की इकाई को दर्शा रहा है वो हो जाएगा कैलोरी और जूल आपका, ठीक है? कैलोरी और जूल ये है आपका ऊर्जा को दर्शाने वाला इकाई आपका, ठीक है? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, है ना? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? तो पारसेक, है ना? दूरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? पारसेक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? बताइएगा तो कमेंट करके। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, है ना? अगर मीटर में रहेगा तो 15 हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो आपका 12 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए जी। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, दाब का क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा भाई साहब? पास्कल। सबको याद है ना? नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, है ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, है ना? ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेबर, है ना? ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम दिमाग पे होनी चाहिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं वाला को गोला मारिए, है कि नहीं? तो विषाणु जनित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, तो विषाणु जनित एड्स तो विषाणु से होता है, इबोला भी विषाणु से होता है, और रेजियोला भी विषाणु से होता है। प्लेग जो है ये विषाणु से नहीं होता है। तो प्लेग आखिर होता किससे है? प्लेग जो होता है दोस्तों वो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है प्लेग, है ना? बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है आपका प्लेग, ध्यान रखिएगा। प्लेग आखिर फैलता किससे है? तो एक संक्रामक रोग है जो चूहा और गिलहरी से आपका ये फैलता है ना? चूहा और गिलहरी से फैलता है प्लेग। प्लेग फैलने से बहुत सारे लोगों का गांव के गांव पहले साफ हो जाता था, अब तो खैर ये सब खत्म हो गया है ना? तो ये मेन जीवाणु से फैलता है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। एड्स तो आप जानते हैं ये सब वायरस से फैलता है ना? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसोफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? वो कौन सा कीट है ना? आप देखे होंगे रात में, है ना? रात में जगमग 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 करते रहता है जुगनू, है कि नहीं? तो ये जो जुगनू है ना भाई साहब, इसमें लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है? तो जुगनू नामक कीट में दोस्तों लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है ना? ये बरसात के दिन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, एकदम जगमग जगमग, है ना? शहर में तो नहीं दिखता है जल्दी, गांव में आपको मिल जाएगा, है ना? चमगादड़ जो होता है कि नहीं? चमगादड़ जो होता है ना, ये रात्रि में जो गति करता है ये प्रासर्ग तिरंगे का उपयोग करके,
है ना, प्राशल तिरंगे का उपयोग करते ये गति करता है रात में। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है मानव शरीर की त्वचा की परत के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग करते हैं। मानव शरीर की जो आपकी त्वचा है, आपकी जो त्वचा है, इसके लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं। तो मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए दोस्तों एपिडर्मिस, या ना आपको पता होगा एपिडर्मिस शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए उप त्वचा किसे कहते हैं, है ना, एपिडर्मिस उप त्वचा किसको कहते हैं, जैसे कि रोम और नाखून। तो रोम और नाखून में दोस्तों इसमें ब्लड नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा, रोम और नाखून में क्या होता है, ब्लड नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। बाल है, नाखून है ना, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, ये पूछा जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन इसमें होता है आपका नाखून में। अगला है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, तो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ है, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा यहां से आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है ना। तो मोती का प्राथमिक घटक कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम परऑक्साइड। तो मोती का प्राथमिक घटक कौन होगा, 14 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों आपका सी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का प्राथमिक घटक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल में अविलय होता है तथा एवं ठोस होता है ये। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो चूना में, सीमेंट में, धोवन सोडा में, कांच में, चाकू, पेपर, है ना, दंत मंजन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों ये होता है खाने वाला सोडा आपका, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए NaCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो धोने वाला सोडा होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर, सवाल है कि निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सब प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम में एकदम छपेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ही आप सभी के लिए लाया गया है। त्वचा से श्वसन कौन करता है, तो वो है मेढक, है ना। मेढक जो है जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। मेढक एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, मेढक जो है दोस्तों ये आपका उभयचर प्राणी है ना, उभयचर प्राणी है आपका मेढक, क्योंकि ये आपका जल में भी दिखेगा आपको और स्थल पर भी आपको ये दिख जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम, है ना, पोटेशियम यानी कि के। तो पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक अक्रियाशील धातु होता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए, और पोटेशियम एवं जो होता है सोडियम, तो ये अधिक क्रियाशील होने की वजह से इसको कहाँ रखते हैं हम, तो केरोसिन तेल में रखते हैं, है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान, है ना, एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, उसको एक समान हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर आपका। ठीक है, आंसर नंबर एक समान हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है आपको। वनों की कटाई का परिणाम क्या होगा, वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है, तो भूजल स्तर में कमी,
हाँ, और प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, देखिए वायुमंडल के स्तर में वृद्धि कैसे हो जाएगा, है ना। अगर वनों की कटाई करेंगे तो वृद्धि होगा, नहीं नहीं, तो यही तो गलत है। यही तो हमसे पूछ रहा था कौन सा नहीं है ना। पृथ्वी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होगा, ये भी ठीक है, और गड़बड़ी हो जाएगा, ये भी ठीक है, कमी हो जाएगा, ये भी ठीक है। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, ठीक है ना। 18 समझ गए ना। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है, क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है क्षार जो है वो नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है कि अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, या सी है क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, और डी है अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्षार जो होता है ना ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये वाला ऑप्शन वो आपका बिल्कुल ही सही है, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्षार जो है ना ये स्वाद में कैसे होते हैं? तो कड़वे होते हैं, है ना। अम्ल तो पीएच वैल्यू जो होता है वो 1 से लेकर के 14 तक इसका मान होता है पीएच वैल्यू का आपका, ठीक है। अगर पीएच मान दोस्तों 1 से 7 से अगर कम है ना, 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से अगर ज्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा, है ना, क्षारीय होगा। और अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा, ये तो आपको पता होगा। अगला सवाल है आपका 20 नंबर कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? बताइए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका, एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या जो है किसके बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणुओं की संख्या, है ना। इसमें देखिए कुछ यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है आपका, आंसर ऐसे इसका बी हो जाएगा आपका, ठीक है। द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका 20 का आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। एक मिनट, हाँ देखिए वही ना, यहाँ पर देखिए आपका छूट गया है द्रव्यमान संख्या, मैंने बोला ना यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। द्रव्यमान संख्या के परमाणु संख्या के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर क्या करता है? तो चक्कर लगाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, ठीक है ना। परमाणु किससे बनता है दोस्तों? परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई, जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं, बताइए प्रतिरोध का एसआई इकाई। और यहाँ पर मैं बहुत सारे भौतिक राशि का इकाई आपको बताने वाला हूँ, एसआई मात्रक बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको प्रतिरोध आपको बताना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? तो प्रतिरोध का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि ओम हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और आप बताइए कि विद्युत आवेश का क्या होता है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका, क्या होगा? विद्युत आवेश का कूलम्ब, है ना, क्या हो जाएगा? कूलम्ब, ठीक है। विद्युत आवेश का कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा? फैराडे, नोट करते चलना है अगर नोट करना है तो। विद्युत धारिता का फैराडे। विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा जूल। विद्युत धारा का तो आपको पता है एम्पियर होता है। विद्युत विभव का आपको पता है कि वोल्ट होता है ना। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। और तलीय कोण का रेडियन होता है। उष्मा का जूल होता है ना। ये सभी आपको कई बार पूछा गया है ना। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पूछ सकता है। अगला प्रश्न, अब यही सब हल्का हल्का सवाल आपको पूछेगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चलिए, कह रहा है कि एक तरल द्वारा
गैस यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक तरल, है ना, एक तरल यानी कि पानी द्वारा गैस में अगर बदल रहा है, पानी को गैस में अगर बदल रहे हैं तो ये परिवर्तित होने वाली इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को तो कहते हैं वाष्पीकरण, है ना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो वाष्पीकरण कहा जाता है कि नहीं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? अब देखिए, वाष्पीकरण जो हो रहा है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो जल की उपलब्धता, है ना, कि जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तापमान, है कि नहीं, तापमान भी निर्भर करता है कि कितना टेम्परेचर है, उस अनुसार से यहाँ का वाष्पीकरण होगा, है ना। आर्द्रता भी निर्भर करता है कि वहां पर कितनी आर्द्रता है। अगर आर्द्रता एकदम कम है तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। हवा की गति कैसे चल रही है, तो ये सारे आपको फैक्टर है जो आपके दोस्तों वाष्पीकरण पर निर्भर करता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बताइए। नहीं यहां भी पूछ रहा था, तो बॉर्डर लाइन तत्व यहां पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बिस्मथ, जो बिस्मथ होता है दोस्तों, है ना, जो बिस्मथ होता है ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, है ना। बिस्मथ, है ना, एक अपने बिस्मथ जो है अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है आपका, ठीक है, और ये बॉर्डर लाइन इसमें नहीं होता है। तो बॉर्डर लाइन तत्व आखिर कहते किसको है? जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना। तो ये सभी है जो तत्व जो है ये आपके बॉर्डर लाइन तत्व है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला नियम, है ना। गति का पहला नियम दोस्तों क्या बताता है? तो गति का पहला नियम क्या बताता है जी? वेग और समय का, है ना, वेग और समय का संबंध बताता है दोस्तों गति का पहला समीकरण। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, वेग और समय, है ना। यही दो ऑप्शन से आपका आंसर निकल गया, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। चलिए, गति का समीकरण किसने दिया था? तो गैलीलियो महोदय दिए थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? जी हाँ, वो क्या है जिसको हम न बना सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं? तो वो है आपका ऊर्जा। वो क्या है आपका? ऊर्जा। ऊर्जा को आप न बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को आप परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। विश्व में जितनी ऊर्जा है ना वो नियत अवस्था में है, ठीक है। ऊर्जा जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है, ठीक है। जब भी ऊर्जा जो है किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में क्या होती है? तो प्रकट हो जाती है, ठीक है। और यह ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहलाता है ना। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा कैसी राशि है? बताइए तो ऊर्जा कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? तो ऊर्जा दोस्तों अदिश राशि है आपकी, ठीक है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2, है ना। ये भी आपको पूछा जाता है। mL2T-2 जो होता है ये ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 26 नंबर। 26 है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ना। तो देखिए, वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। कह रहा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? बताइए दोस्तों, मानव प्रजनन प्रणाली का वो कौन सा हिस्सा जो है वो मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है दोस्तों? वो कोई और नहीं, वो है आपका गर्भनाल, है ना। वो क्या होता है? गर्भनाल होता है, जिससे बच्चे जुड़े रहते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा जी? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है ना। जंतुओं का कौन सा समूह है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो 28 का क्या हो जाएगा बताइए। तो जंतुओं का दोस्तों क्या हो जाएगा जी? इकाइनोड मेटा हो जाएगा आपका, है ना। जंतुओं का इकाइनोड मेटा जो समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है?
बल की परिभाषा को दोस्तों, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम के आधार पर, हाँ ना, न्यूटन के गति का प्रथम नियम के आधार पर इसको क्या करेंगे हम, तो व्याख्या करेंगे या फिर परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो बल की परिभाषा को न्यूटन के गति का प्रथम नियम के आधार पर क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। न्यूटन का गति का नियम जो है दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था, तो 1687 ईस्वी में, है ना, 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, न्यूटन का ये पुस्तक है, ध्यान रखना है आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है ना, वो कौन सा घोल है जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो पीएच मान 0 वाला घोल, पीएच मान 7 वाला घोल, पीएच मान 1 वाला घोल, पीएच मान 6 वाला घोल। अब किसका जो मान हो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा घोल होगा, देखिए जितना ज्यादा जितना मतलब पीएच वैल्यू कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे कम पीएच वैल्यू किसका है, 0 वाला का, तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। पीएच का मान जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक के बीच में आपका ये होता है आपका, है ना। 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, है ना, और 7 है तो उदासीन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, प्रश्न नंबर 31 नंबर। प्रश्न है निम्न में से कौन जो है वो बिजली के कुचालक है, बताइए बिजली का कुचालक कौन सा है। सुचालक नहीं बताना है, कुचालक, यानी कि वहां उसमें से बिजली जो है वो पास नहीं करेगी। तो माइका और क्वार्ट्ज, है ना, माइका और जो क्वार्ट्ज जो होता है दोस्तों, इसमें से बिजली प्राप्त नहीं करता है ना। धातु में से बिजली प्राप्त कर जाएगा, यहाँ भी धातु है तो यहाँ से बिजली प्राप्त कर जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, यानी कि डी नंबर, है ना। बिजली का कुचालक होता है माइका और क्वार्ट्ज, जिसमें से दोस्तों आपका, जिसमें से क्या होगा, बिजली पास नहीं करेगा, यानी कि ये कुचालक होता है। ठीक है, सभी जो धातु होता है ना वो उष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, जितने भी धातुएं हैं वो उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। शीशा क्या होता है, शीशा जो होता है ये उष्मीय और विद्युतीय चालकता सबसे कम होती है ना, इसमें बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। चांदी होता है सबसे अच्छा चालक, है ना, चांदी को माना जाता है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका 32 नंबर। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो 7857843110, बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है 1 to 5 के लिए खास करके, है ना। 1 to 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपको 499 इसमें चार्ज है, आप पे करके इसमें आपको सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, है ना। कल हिंदी की क्लास हम लेंगे। ठीक है, अगला है कि स्वस्थतम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन थे। स्वस्थतम की उत्तरजीविता, देखिए स्वस्थतम की उत्तरजीविता या फिर इसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, इसी को कहते हैं दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो उक्ति है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर का है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। ध्यान रखिएगा, स्वस्थतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये जो उक्ति है ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप एक जवाब दीजिएगा कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। ठीक है, पुनरावृत्ति का ये पुनरावर्तन का जो सिद्धांत दिया है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, तो ड्यूगो डी ब्रिज ने, है ना। उत्परिवर्तनवाद ड्यूगो डी ब्रिज। अगला सवाल है आपका 33 नंबर कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहते हैं। बताइए किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो नाभिक कोशिका को, है ना। नाभिक कोशिका को, है ना, नाभिक कोशिका को ऑर्गेनेल को, नाभिक कोशिका ऑर्गेनेल को दोस्तों कोशिका का मास्टर कहते हैं। आपका आंसर नंबर, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं आपका, है ना, कोशिका का ऊर्जा गृह। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है। बताइए कौन सा कथन सही या गलत है ना। तो कथन आप देखिएगा तब तो बताइएगा। ये देखिए है रहा आपका कथन, बताइए कौन सा कथन दोस्तों, ए और बी में, है ना। ये दो कथन है ए और बी, कौन सही है और कौन गलत है। 34 का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक आवर्त में
बाएं से दाएं चलते समय सभी तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। बी नंबर है कि आवर्तित तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका आंसर क्या होगा, तो ए आपका सही है और बी आपका गलत है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए गलती लिखा गया है ना। ऑप्शन जो है ना आपका गलती लिखा गया, इसको ए कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा, इसको डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बी सी डी है ना, ए और बी आपका यहाँ कथन था और नीचे ए बी सी डी मतलब वो लगातार लिखाते चला गया था, है ना। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ये ए बी सी डी ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये गलत है आपका, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा कथन में, है ना। ए आपका सही और बी गलत है ना, तो वो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है आपका। अगला है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखा जाता है। देखिए असंतृप्त यौगिक के दहन, है ना, असंतृप्त जो यौगिक है अगर उसको जलाएंगे तो क्या होगा, तो अगर उसको जलाइएगा दोस्तों तो क्या होगा, तो ये पीला लौ उसमें से निकलेगा। कैसा निकलेगा, पीली लौ देखने को आपको मिलेगा असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान, है ना। और देखिए नीला लौ अगर निकल रहा है ना, अगर आप जलाते हैं और नीला लौ निकल रहा है तो ज्वलन ताप सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है ना। कौन सा बायोमास जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्या होगा। तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है जी, बायोमास गाय का गोबर है, लकड़ी है, इथेनॉल है, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा आपका, है ना। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो बम होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न नंबर है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। बताइए ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो विघटन है वो कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला है 38 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस होती है। देखिए विरंजक चूर्ण को दोस्तों जल में अगर मिश्रित करिएगा तो कौन सा गैस निकलेगा। तो विरंजक चूर्ण को अगर आप जल में मिश्रित करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलेगा। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लोरीन जो होता है ना ये कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर की पीतल किसका मिश्र धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को मिश्र धातु आपको जरूर पूछेगा। पीतल हो गया, तांबा हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों एक जरूर पूछेगा। कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, है ना, एक चीज आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बनता है। पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। तांबा इसमें कितना होता है दोस्तों, 70% होता है, और जस्ता कितना होता है, 30% होता है, ठीक है ना। तांबा होता है 70% पीतल में और जस्ता होता है 30%, है ना। तो आपका हो गया पीतल में 70% तांबा और 30% आपका जिंक यानी कि जस्ता होता है आपका, ठीक है। चलिए पीतल से क्या क्या बनता है, तो सिक्का बन जाता है, घंटी है, बर्तन है, बहुत सारा चीज बनता है आपका, है ना। और तांबा जो है कांसा किससे बनता है ना, कांसा बताइएगा। कांसा जो होता है ना, कांसा का बर्तन आपके घर में होगा, है ना। कांसा का बर्तन हर एक के व्यक्ति के घर में है। तो कांसा जो बनता है दोस्तों ये किससे बनता है, तो तांबा और टीन से। कांसा किससे बन रहा है, तांबा प्लस टीन से, है ना। कांसा तांबा और टीन से बनता है। तो जो कांसा बनाया जाता है इसमें तांबा कितना होता है, तो तांबा इसमें दोस्तों 90% होता है ना। इसमें जो तांबा होता है 90% होता है और टीन होता है मात्र 10%, ठीक है जी, है ना। जो कांसा बनता है ना तो तांबा कितना होता है 90 और टीन होता है आपका 10%। रोल गोल्ड महिलाएं जो पहनती है ना, रोल गोल्ड दिखा के चलती है कि सोना पहने, वो सोना नहीं है, रोल गोल्ड है। उसमें क्या है, तो कॉपर है। उसमें क्या है जी, कॉपर है और प्लस क्या है, एल्युमिनियम है। तो कॉपर कितना है 90% है कॉपर उसमें, और एल्युमिनियम है आपका 10%, ठीक है ना। वो सोना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। रोल गोल्ड जो है वो कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10% है आपका, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के युग को किस नाम से जाना जाता है? युग नहीं युग्म, है ना, युग नहीं युग्म यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के युग्म को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जाना जाता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के नाम से। क्या ऊर्जा? तो यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये प्रत्येक 26 अप्रैल को मनाते हैं, है ना, प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 24 मार्च को क्या होता है बताइएगा? 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाते हैं टीबी दिवस। क्या मनाते हैं? टीबी दिवस, है ना, टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को आपका, ठीक है। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 9 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व सेवा दिवस, है ना। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस, ठीक है, विश्व सेवा दिवस। 21 मार्च आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 21 मार्च दोस्तों, वानिकी दिवस, है ना, विश्व वानिकी, है ना, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं आपको 21 मार्च को, है ना। और 22 मार्च को जल दिवस आपको पता होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं जी? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछा गया है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 42 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 42 का, देखिएगा। आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन पदों में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होगा? अगर इनको बैठाया जाए, है ना, अगर इनको एक कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो सबसे पहले वरीयता क्रम में कौन रहेंगे? तो सबसे पहले रहेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी रहेंगे, है ना, ये आएंगे आपको, है ना। इतना में से अगर राष्ट्रपति इसमें जोड़ दिया जाए, उपराष्ट्रपति जोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री जोड़ दिया जाए तो वो तो पहले आ जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन में जो दिया गया है ना, मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इसमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी आएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में वरीयता क्रम में, है ना, भारत में वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर पर आएंगे? तो ये 6ठा नंबर पे आएंगे, ठीक है। अगर भारत में कह दिया जाए तो ये 6ठे नंबर पे आएंगे, है ना, मुख्य न्यायाधीश जी। और 6ठे नंबर पे एक व्यक्ति और आते हैं जो है लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के स्पीकर ये दोनों आएंगे। लोकसभा के मतलब मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये 6ठे नंबर पे आएंगे अगर भारत में पूछा जाए, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में कह रहा है दोस्तों शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपके। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 44 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही क्रम बताना है। तो लिंगानुपात से जनगणना से आपको पूछा जाएगा 1 से 2 सवाल फिक्स है कि आपको रहेगा है तो रहेगा, है ना, रहेगा तो रहेगा, है ना, इसको आपको ठुकराना नहीं है। जनगणना से 1, 2, 3 सवाल भी रह सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। तो 4 लिंगानुपात वाला सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा? तो सबसे अधिक तो आपको पता होगा कि केरल ही होगा। सबसे अधिक है केरल, उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है मणिपुर का, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि केरल का है कितना जी, तो केरल का है आपको 1084 है ना। और तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तो 996 है, ये मिलाने के लिए भी आपको दे देगा, है ना। आंध्र प्रदेश का कितना है? 993 है आपका, ठीक है। और मणिपुर का कितना है? 985 है, ठीक है। और मणिपुर के बाद आता है नंबर छत्तीसगढ़ का है 991। तो ये 4-5 क्रम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आपका। लिंगानुपात जो हम लोग निर्धारित करते हैं वो प्रति 1000 पुरुषों पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। और जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है ना। 2011 का लिंगानुपात कितना है भारत का? तो 943 है। अगर पूछ लिया जाए कि 2001 का कितना था, तो 2001 का था दोस्तों आपका 933,
है ना। और 2011 में 943 बढ़ के हुआ 10 यहाँ पर बढ़ गया था। अब देखते हैं कि नया जो आता है आपका जनगणना का आंकड़ा, उसमें कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। अगला है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा इतिहास के काल है जिसको चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। देखिए, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बताइए भाई साहब क्यों नहीं किए हैं? लाइक कर दीजिए ना, एक है ना, लाइक कर दीजिए, है ना। सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा इतिहास का काल है जिसको चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। 45 का क्या होगा आपका? उत्तर वैदिक काल को आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल कहते हैं आपका। महाजनपद काल को क्या कहा जाता है? तो महाजनपद काल को कहा जाता है दोस्तों, है ना, क्या कहते हैं इसको? तो उत्तर काला ओपदार मृदभांड काल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो शिवाजी आपके, है ना। और इनका राजधानी कहाँ था? तो रायगढ़ था, आपको पता होगा। और दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है? पुरंदर की संधि इन्होंने किया था आपको 1665 में, इनकी मृत्यु हो जाती है आपको 1680 ईस्वी में, है ना। पुरंदर की संधि भी इन्हीं के द्वारा हुआ था आपका 1665 में, पुरंदर की संधि। अब बताना है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 1680 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका, ठीक है, 1680। इनका जन्म कब होता है? तो 1627 में इनका जन्म होता है, 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना जी। चलिए, तो आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर सी हो गया आपका, हाँ ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होगा कि नर्मदा नदी पर दोस्तों कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? तो ये है मध्य प्रदेश, यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, जाकर के गिर जाती है कहाँ? तो यह है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर किया गया है ना, बनाया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत सारे परियोजना है भारत में जो बनाई गई है और वो आपको जानना चाहिए। मैं कुछ कुछ परियोजना आपको यहाँ पर बता देता हूँ अभी, है ना, कुछ कुछ परियोजना आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका दोस्तों इडुक्की परियोजना, बताइए आप लोग की इडुक्की परियोजना, मैं कुछ कुछ परियोजना यहाँ पर बताऊंगा, है ना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बताइए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। और पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है, ध्यान रखिएगा, है ना। इडुक्की परियोजना हो गया। अगला बताइए उकाई परियोजना, है ना। उकाई या फिर उकाऊ परियोजना बोला जाता है। तो उकाऊ परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी कहाँ है? तो गुजरात में, है ना, गुजरात ये हो जाएगा आपका उकाऊ परियोजना। एक है आपको टिहरी बांध परियोजना, बताइए टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी पर। और भागीरथी नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में बहती है, ध्यान रखिएगा। एक है आपको तिलैया परियोजना। तो तिलैया परियोजना दोस्तों, तिलैया डैम कहाँ है जी? झारखंड में, तो झारखंड में हो जाएगा। और तिलैया परियोजना बनाया गया है बराकर नदी पर, तो ये तिलैया परियोजना बराकर नदी हो जाएगा, ठीक है। एक हीराकुंड बांध परियोजना, तो हीरा क्या है? तो हीरा महान है, और किस नदी पर? तो महानदी पर। कहाँ? तो महानदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में बहती है, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में। एक है आपको माता टीला, कई बार पूछा गया प्रश्न है, माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना जो है दोस्तों ये किस नदी पर? ये माता टीला जो है ना उत्तर प्रदेश में है आपका, और उत्तर प्रदेश में बहती है एक नदी बेतवा नदी, ठीक है। तो ये बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो आपको बताए अभी कि ये नर्मदा नदी पर है और एक गुरुत्वीय बांध है। और ये किन किन राज्यों को इससे बेनिफिट हो रहा है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्यों को दोस्तों इससे पानी मिलता है और बिजली की आपूर्ति होती है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है ना। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 48 नंबर। 48 नंबर सवाल है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, कृषि जो ये सिंपल समझिए कि कृषि जो है किस सूची में आता है? तो कृषि जो आता है आपका दोस्तों राज्य सूची में आता है ना। कृषि किस में आता है? राज्य सूची। तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमारे 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है ना। भारत में कितने अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है
इसमें वर्णन किया गया है आपको संघ, राज्य और आपका एक है आपका समवर्ती। ठीक है जी, तो इसमें बहुत सारे विषय हैं, तो राज्य में आ जाता है आपका कृषि। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर कृषि कहाँ गया आपका, राज्य कहाँ गया, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 49 नंबर कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। अध्यक्ष सबको पता होगा है ना कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर है ना, प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर है, ये सबको पता होगा, लेकिन आपको बताना है उपाध्यक्ष। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर। कौन थे? एम.ए. अयंगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 50 नंबर। 50 नंबर सवाल है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। बहुत सारा सवाल मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अकबर के द्वारा दोस्तों एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग बनाया गया था, और अनुवाद जो विभाग बनाया गया था उसका हेड था आपको फैजी, है ना। अनुवाद जो विभाग जो सृजित किया गया था, बनाया गया था, और उस विभाग का हेड कौन था, प्रमुख कौन था, तो फैजी था। तो फैजी के नेतृत्व में ही ना ये अनुवाद होगा, तो इसीलिए आंसर होता है आपका फैजी। ठीक है, तो महाभारत का अनुवाद हुआ था फैजी के नेतृत्व में, और किस नाम से हुआ था, तो रज्मनामा, है ना, रज्मनामा नाम से हुआ था आपका ये अनुवाद। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ पर बहुत सारे और भी बताने वाला हूँ, जैसे कि महाभारत का फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहते हैं। ठीक है, और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ था दोस्तों, इसको क्या कहते हैं बताइए, तो है नाम आपको याद, बताइए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। और इसका अनुवाद भी किए थे दोस्तों फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया गया था। ठीक है, अनवर ए सादात या मौलाना हुसैन फैजी ने यार ए दानिश के नाम से किया था पंचतंत्र का आपका फारसी में अनुवाद। अब एक बताना है आपको अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद। जी हाँ, तो अथर्ववेद जो है दोस्तों, जिसमें जादू टोना का वर्णन है, तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किया था आपका। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर डी। अब चलते हैं, इसका देखिए आंसर दे दिया गया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका 50 सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे संबंधित बहुत सारा सवाल आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन करवा दिया गया है ना। तो ये टेस्ट है आपको टेस्ट नंबर 37 है ना जी। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। पूरी तैयारी आपकी धीरे धीरे करके हो जाएगी, आपको कहीं भी ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बस घर में सेट बनाते रहिए, है ना, अपने आप से प्रतियोगिता कीजिए। ठीक है, किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना है, खुद से प्रतियोगिता करना है, खुद से कंपटीशन करना है कि आपने पिछला सेट बनाया था उसमें कितना आया, 50 आया, तो हम इसमें इंप्रूव किए कि नहीं, और इंप्रूव आप कैसे करिएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ सेट बना दिए और आंसर चेक कर लिए, काम खत्म। नहीं भाई साहब, सेट बनाइए, उसको पूरा डिस्कशन कीजिए, है ना, तब जाकर के काम होगा, तब जाकर के आप अगला सेट बनाइएगा। मान लीजिए पहला सेट में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा सेट में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया और आप फिर से कंफ्यूजन कर रहे हैं, इसका मतलब कि पहला सेट आपने अच्छा से नहीं बनाया था। पहला सेट अगर आप अच्छा से बनाते, उसका अच्छा से डिस्कशन करते, तो दूसरा सेट में अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं कीजिए। अगर गलत हो रहा है तो समझिए कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे कब बढ़िएगा, जब पहला सेट में जो क्वेश्चन दिया गया उतना आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे संबंधित जितने भी सवाल बनता है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन से 10 सवाल बन जाता है आपका, वो 10 सवाल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो सवाल बार बार आपका रिपीट होते रहता है और वही सवाल आपको एग्जाम में भी रिपीट होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जितना मैं एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ ना, वो क्वेश्चन रिपीट होता है अगले सेट में, तो अगला सेट में वो चीज गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अगर कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे करके आपका सही हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 10 सेट, 20 सेट, 25 सेट अगर आप बना लेते हैं ना, उसके बाद देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, है ना। अभी आपको लगेगा कि ए होगा कि बी होगा, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते, पढ़ते पढ़ते, याद करते करते, याद तो करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना, तो करते करते धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। अभी मात्र 499 इसमें चार्ज है पेमेंट करके, ये नंबर है हमारा, ऑनलाइन पे करके दोस्तों इसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पर आपको सारे मटेरियल आपको पर्सनली मिल जाएगा और फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, तैयारी करना है आपका, है ना। रात में फिर मिलते हैं, आपका रात में हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी। ठीक है,
रात में जो होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, और हिस्ट्री की क्लास में आपको जरूर से जरूर जुड़ना है। हिस्ट्री की क्लास भी अब धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहा है ना। 9 में हम लोग चल रहे हैं, 9 का भी लगभग हो ही गया है, 3-4 चैप्टर लगता हो गया है। आज होगा चौथा चैप्टर, है ना। जो भी होगा उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और जाते जाते दोस्तों एक लाइक भी करते जाना है। थैंक यू।